दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज असरार उर्दू के तहत मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ग्रेजुएशन लेवल पे जाने वाले हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी होगा। चाहे वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स या कंप्यूटर में जाना चाहता है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, 12th के ये एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ठीक वक्त पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन तलबा का कन्फ्यूजन अभी तक मैं समझता हूं कि दुरुस्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहले पुराने सिस्टम से, ओल्ड सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। यहाँ तालिब इल्म को सब्जेक्ट की सिलेक्शन करने में जो दिक्कत आती है, आज इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसमें इसके मेरिट्स रहते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के, क्या डीमेरिट्स रहते हैं, ये सारी बातें आज हमारे मद्देनजर रहेंगी। इन तलबा ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये एक चैलेंज है, जिसको हम देखेंगे कि इसका बेहतरीन अंदाज क्या रहेगा आपके पास पहुंचने के लिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक इनकलाब है एजुकेशन में। अगर हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। और आप सोचते होंगे कि इस इनकलाब की क्या वजह है। वजह इनकलाब की ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो है, इसमें लर्निंग सिखाई जा रही है। इसकी वास्ट फील्ड है। ये महदूद नहीं करती है स्टूडेंट्स को किसी एक फील्ड में। जैसे आप जानते हैं, ओल्ड सिस्टम में ये था कि स्टूडेंट्स जो है, अगर वो साइंस पढ़ते थे तो सिर्फ साइंस पढ़ते थे, आर्ट्स पढ़ते थे तो सिर्फ आर्ट्स पढ़ते थे। तो वो दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे मजामीन से वाकिफ नहीं हो सकते थे, या उनको पता नहीं चलता था। अब इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं कि आपको जो सब्जेक्ट चुनने हैं वो बहुत क्रूशियल है, लेकिन वो आपने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए सब्जेक्ट चुनने हैं कि आप किस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं, आप को जॉब किसमें मिल सकती है और आपका इंटरेस्ट किसमें है। उसके बाद हम चलते हैं भाई आगे। इसके जो की फीचर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के ग्रेजुएशन लेवल पर, जो चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं। सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले ओल्ड सिस्टम में ये था कि एक बच्चा जो है वो नॉन मेडिकल रख रहा है, उसका फिजिक्स होता था, मैथमेटिक्स होती थी, साथ में या कोई केमिस्ट्री रखता था, और ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफी में चले जाते थे, और फिर एक इंग्लिश साथ में पढ़ते थे। आर्ट्स वाले के कुछ सब्जेक्ट मुख्तस होते थे, जो जिसको जो कॉम्बिनेशन मिला है वो उससे इधर उधर नहीं कर सकेगा अपने अगले सेमेस्टर्स में जाकर। इसके यहाँ एनईपी में थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है, अथवा ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टूडेंट को बीए सेमेस्टर फर्स्ट में जाते वक्त पेरेंट्स के लिए भी फायदेमंद रहेगी बात, क्योंकि पेरेंट्स को इस कंफ्यूजन की समझ नहीं आती है, वो बच्चों पे छोड़ते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और जब थोड़ा सा उनको आगे बढ़कर अकल आती है या समझ आती है, तो वो समझते हैं कि उनसे गलती हो गई है। इसमें बच्चे को एक मेजर सब्जेक्ट चुनना होता है और एक माइनर। मेजर सब्जेक्ट कि अगर मैं आसान उसमें मीनिंग बताएं कि जिसका बच्चा एमएससी, एमकॉम या एमए आगे जाके करना चाहता है, वो उसका मेजर होगा। माइनर का भी एक रोल रहता है। माइनर सब्जेक्ट जो होता है वो उसका दूसरा मेन सब्जेक्ट है। यानी कि एक बच्चा जो है वो बॉटनी को मेजर बनाना चाहता है, लेकिन वो बॉटनी को मेजर नहीं बना सकता, वो जोलॉजी को मेजर बना लेता है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जाके अगर उसके पास चांस है, कॉलेज में अगर सीट की गुंजाइश है, तो वो उसको माइनर बना सकता है। तो ये इसलिए है, ठीक, यानी वो उसमें भी एमएससी कर सकता है। एनईपी में एक और बहुत अहम बात है कि पहले ये था कि अगर बच्चे ने 2 साल पास कर लिए हैं या 1 साल पास कर लिया है, उसके बाद वो कहीं चला जाता है, किसी वजह से भी पढ़ाई छोड़ देता है, वो आगे एक्सेल
नहीं करेगा, वो आगे एक्सेल नहीं कर सकता। और उसमें क्या होता है, उसके बाद इसमें एनईपी में ऐसा है कि 1 साल में अगर बच्चा बाहर चला जाता है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में अगर बच्चा बाहर चला जाता है उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 और 4 साल में बच्चे को डिग्री मिलती है। एनईपी में डिग्री 3 साल की होगी, अभी फाइनल क्लास तीसरे साल में पहुंची है, और फिर 4 साल में भी डिग्री हो सकती है। 4 साल की डिग्री के बाद इतना होगा, 4 साल की डिग्री के बाद इतना होगा कि एमएससी एमए लेवल जो है वो एक एक साल की ही होगी। उसके बाद एनईपी क्या करती है ये मैं आपको बताता चलूं कि ये एम्फसाइज करती है प्रैक्टिकल और वोकेशनल लर्निंग पे। पहले हमारे यहाँ थ्योरेटिकल लर्निंग ज्यादा थी, यहाँ पर स्किल बेस्ड लर्निंग है। देखिएगा, हर बच्चा आईएएस नहीं कर सकता, या वो आईएएस नहीं करना चाहता, सिविल सर्विस में नहीं जाना चाहता। हर बच्चा प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, लेक्चर नहीं बनना चाहता, टीचर नहीं बनना चाहता, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिलती या वो करना नहीं चाहता। तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, इसमें एनईपी में बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि बच्चा कहीं भी जा सकता है, उसको स्किल लर्निंग सीखनी है। तो यहाँ कुछ अच्छे बच्चे मैंने देखे, जो बच्चे एनईपी में अ, अपना मेजर और माइनर सब्जेक्ट अच्छा रखते हैं और बाद में वो स्किल में अच्छा नहीं चुनते, क्योंकि वो स्किल को सीरियस नहीं लेते हैं। हालांकि इसका मेन मकसद जो है वो स्किल लर्निंग है। इस पे बच्चा जब अपना स्किल वाला सब्जेक्ट चुनेगा वो भी अच्छे कॉम्बिनेशन से चुनेगा। एनईपी जो है एनईपी जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर फोकस करती है। इसका भी वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आने वाला दौर क्लासरूम से निकल के बाहर आ रहा है। अब आने वाले दौर में लर्निंग जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। एक बच्चा जम्मू कश्मीर में बैठकर इंग्लैंड से सीख रहा है, अमेरिका से डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब वो घड़ी आती है कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, हाउ टू चूज द राइट सब्जेक्ट्स। ये बड़ी अहम कड़ी है। आइडेंटिफाई पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन। ये अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो अपने ना ही इंटरेस्ट को वेरीफाई करते हैं, ना ही पैशन। उनके ऊपर पेयर ग्रुप का प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, या आपने मोहल्ले वाले किसी को देख लिया है। मान लो कि एक बच्चा सब्जेक्ट आर्ट्स में एक्सेल कर सकता है, लैंग्वेजेस में एक्सेल कर सकता है, या वो ह्यूमैनिटीज में एक्सेल कर सकता है, लेकिन वो दूसरे बच्चे को लेकर साइंस रख लेता है और वो उसमें एक्सेल नहीं कर सकता। या दो दोस्त आ रहे हैं 12th तक पढ़ के, वो समझते हैं कॉलेज में भी वो सेम सब्जेक्ट रखेंगे। एक को मैथमेटिक्स अच्छा आता है, दूसरे को मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है, वो केमिस्ट्री में अच्छा है, लेकिन वो दोनों मैथ रख लेते हैं या दोनों केमिस्ट्री रख लेते हैं, तो वो एक्सेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्किल बेस्ड लर्निंग है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि वो एक दौर था कि जब इंसान के पास डिग्री होती थी तो वो अच्छी जॉब ले लेता था। अब आपके पास स्किल होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। एनालाइज कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप। आपको कहां पे जॉब मिल सकती है और आपके सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, या आप अपने सब्जेक्ट का स्कोप क्या बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद चूज स्किल बेस्ड कोर्सेज फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। जो भी आप स्किल का सब्जेक्ट चुनिएगा, देखिए आप मेजर माइनर आपको आपकी सीयूटी टेस्ट के बाद मिल जाएगा, वो आपके मेरिट के हिसाब से मिलेगा। एमडी सब्जेक्ट जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं या स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, वो आपकी कंसर्न पे और वो आपको कॉलेज देता है। लेकिन बच्चे वहां बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो उनका मेजर और माइनर का फोकस खत्म होता है, उसके बाद उनको जो भी मिले वो ले लेते हैं। नहीं भाई, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने वाला हूं कि आपको किन किन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है और कैसे लेने हैं। उसके बाद रिसर्च, फ्यूचर स्टडी एंड रिसर्च स्कोप। आपकी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं, आपकी स्टडी का स्कोप क्या है, आपको जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से आप अर्निंग अपनी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लें कि एक बच्चा जो है वो
किसी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में अच्छी रिसर्च कर सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस में अच्छी रिसर्च कर सकता है, वो इकोनॉमिक्स में अच्छी रिसर्च कर सकता है, लेकिन वो अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में चला जाए जहाँ उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए जो बात आ गई है, जो बात आपको समझनी है, वो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस। ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट, किस तरीके से आप लैंग्वेजेस को आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऑप्शन, अगर आप उर्दू मेजर रखते हैं, आप देखिए मैं उर्दू का टीचर हूं, मैं ये समझता हूं कि उर्दू में जो बच्चे आ रहे हैं एनईपी में, उनका भी उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है, कोई उन्होंने अपना प्लान चार्ट नहीं किया है कि वो उर्दू रख रहे हैं, लेकिन वो जॉब कैसे लेंगे। मान लो सारे पीएचडी कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में पूरे मुल्क में पीएचडी करके लोग आते हैं, तो वो सारे प्रोफेसर जाएंगे या लेक्चरर जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इनसे अच्छी फील्ड मौजूद है, लेकिन आपको आज से ही नजर उस पर होनी चाहिए। आप उर्दू मेजर रख रहे हैं, यानी आपने उर्दू में एमए करनी है या उर्दू में रिसर्च करनी है। उसके साथ अगर आपको कहीं जिस कॉलेज में अवेलेबल हो, आप जर्नलिज्म को माइनर बना सकते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म का स्कोप आज भी है और आगे भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, तो स्किल बेस्ड चीजें हैं, इसको अपना ऑप्शन आप बना सकते हो। कंप्यूटर में आप जाएंगे या कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें जाकर आप इसको अपना ऑप्शन बना सकते हो। नंबर टू, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके हर सब्जेक्ट का आपके इंटरेस्ट के साथ लिंक होना चाहिए, आपके पैशन के साथ लिंक होना चाहिए और स्कोप के साथ लिंक होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस को अगर आप मेजर बनाते हो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप माइनर बना सकते हो, और फिर इसके साथ आप क्रिएटिव राइटिंग जो है वो स्किल बेस्ड इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो। वजह क्या है मैं बताता हूँ। आप पब्लिक एड में जाओगे, पॉलिटिकल साइंस में जाओगे, दोनों मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। ये एक तरह की आपकी पूरी ऑनर बीए हो जाएगी। आप पीजी करेंगे, चाहे पब्लिक एड में करें चाहे पॉलिटिकल साइंस में करें, आप काफी स्ट्रांग कैंडिडेट होंगे, आपका बेस काफी स्ट्रांग होगा। आप क्रिएटिव राइटिंग पढ़ के गए हैं तो आपकी क्रिएशन बहुत अच्छी होगी। अब आप अगर सिविल सर्विस में जाना चाहें, आपको ड्राफ्टिंग की बहुत सी प्रॉब्लम आपकी पहले ही हल हो चुकी होंगी। आप कहीं कुछ लिखना चाहें, वो आप सॉल्व करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करते हैं, किसी भी थीम पे किसी भी सब्जेक्ट पे, आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। इसी तरीके से नंबर 3 ऑप्शन देखिएगा। हिस्ट्री को अगर आप मेजर बनाते हैं तो सोशियोलॉजी उसके साथ माइंड बेस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ भी आपके इंटरेस्ट की बात रहेगी। साथ में आप डाटा एनालिसिस स्किल बेस्ड कोर्स पढ़ सकते हैं। अब देखिए डाटा एनालिसिस क्या होगा। हिस्ट्री में बहुत से हमारे पास डाटाज आते हैं, सोशियोलॉजी में बहुत से डाटाज आते हैं, बहुत सी स्कीम सोशियोलॉजी के तहत आती हैं। हिस्ट्री तो हर सब्जेक्ट के साथ लिंक होता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, पुरानी हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, तो डाटा देखते हैं इस दौर में कितने स्कूल थे, कितने कॉलेजेस थे, कितने क्या थे, कितनी इंडस्ट्रियां थी, उनकी इनकम क्या थी। और ये सारा इफेक्ट करता है सोशियोलॉजी के ऊपर, हमारे सोशल सेटअप पे, हमारी सोसाइटी पे कहाँ कितना इफेक्ट हुआ। कितने लोग, जैसे हम जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारा लिटरेसी रेट तकरीबन 18% के आसपास था, जो अब पहुंच के 70% से ऊपर चला गया, 70 और 80 में है। इसका डाटा कैसे बढ़ा है, तो ये सब्जेक्ट आपको बड़ा फायदा देने वाले हैं। मान लो एक बच्चा जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी जो पढ़ के जाता है और वो सिविल सर्विस के लिए जब जाएगा तो उसको बहुत सी आसानियां आने वाली है। आप देखिए कि साइंस में आप कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं। मान लो मेजर आपका फिजिक्स है, डाटा साइंस माइनर जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्किल बेस्ड में आप जा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये एआई का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो खाली फिजिक्स पढ़ के, पहले बीएससी हमारा बच्चा करता था, वो समझता था मैं टीचर लग जाऊंगा, एमएससी करता था समझता था लेक्चर लग जाऊंगा। लेकिन अब जब आप एमएससी में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप एआई इस फील्ड में जाके एक्सेल कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाला बच्चा जो है वो एनवायरमेंट स्टडी के साथ जा सकता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्किल के साथ जा सकता है, और अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें। मैथमेटिक्स के साथ आप मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ सकते हो और आगे निकल सकते हो। इसी तरीके से आप कॉमर्स में अगर आप देखेंगे और बिजनेस में अगर आप देखेंगे, अकाउंटिंग अगर आप मेजर में लेके जाते हो, बिजनेस एनालिटिक माइनर में रख सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप स्किल बेस्ड में पढ़ सकते हैं। उसके बाद
कॉमर्स में अगर आप मार्केटिंग को मेजर बनाते हो तो डिजिटल मार्केटिंग माइनर में जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बेस्ड में आप पा सकते हैं। कॉमर्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने किसी काउंसलर को, कॉमर्स के एक्सपर्ट से आप जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दौर में अगर जॉब हमारे में कमी आ रही है, जॉब ज्यादा नहीं आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन कॉमर्स की फील्ड बहुत बड़ी है, इस पे आप सेल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हमारा बहुत एक अहम सब्जेक्ट रहता है। अगर इकोनॉमिक्स जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, इकोनॉमिक्स को मेजर बनाना चाहते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस हम माइनर में जा सकते हैं अगर अवेलेबल है कॉलेज में। स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसको आप अपना स्किल बना सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ एंड आज के दौर में जो ट्रेडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेड करके पैसा बहुत कमा सकते हो, लाखों में कमा सकते हो। और अगर उम्र के सही दहाने पर, सही मकाम पर आप ये स्टार्ट करते हैं तो 5-7 साल के बाद अब एक्सपर्ट्स में होंगे, लाखों आप महीने की आपकी इनकम होगी। दोस्तों अब ये मैं बताना चाहता हूं कि हम मिस्टेक्स क्या करते हैं जब हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स विदाउट कैरियर रिसर्च। हम कैरियर की रिसर्च नहीं करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमें कहाँ फायदा हो सकता है, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। उसके बाद चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन पीयर प्रेशर। मैंने पहले कहा है कि हम दोस्तों के कहने पे सब्जेक्ट रख लेते हैं। इग्नोर स्किल बेस्ड कोर्सेज दैट इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। हम स्किल कोर्सेज पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें होता है कि हमने मेजर एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें एमएससी करनी है। अगर साथ में हमारे पास कोई स्किल होगी तो हम बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे, हम अपनी स्टडी में ही अर्न करने लगते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आपका जो भी सब्जेक्ट आप रखें, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप रख रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। नॉट कंसिडरिंग फ्यूचर रिसर्च एंड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। फिर सब्जेक्ट आप रख लें और उसमें आपको हायर एजुकेशन में क्या क्या मौके मिल सकते हैं, इसको भी आप मद्देनजर नहीं रखते हैं। ये गलती आपके साथ नहीं करनी है। कंक्लूजन क्या हो सकता है, और मैं आपको एडवाइस क्या दे सकता हूँ, चूज सब्जेक्ट दैट अलाइन विद योर पैशन एंड करियर। वो सब्जेक्ट चुने जो आपके साथ जुड़े हुए हों, आपके इंटरेस्ट के साथ, आपके टेस्ट के साथ, आपके करियर के साथ। और बैलेंस सब्जेक्ट चुने, उसको मिक्स बनाए, मेजर माइनर और स्किल बेस्ड, यानी इस तरीके से कॉम्बिनेशन बने कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक निखर के आए जब आप ग्रेजुएशन कर लो, आपको बहुत सी चीजें आती हो। तो अगर ना क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद कई बार हम तलबा को पूछते हैं कि अब आपको क्या आता है, तो बात तलबा जो है, जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कहते हैं जी कुछ खास समय लग नहीं रहा है, डिग्री हमारे हाथ में आ गई है। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। रिसर्च बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। इससे पहले कि आप सब्जेक्ट लें, बहुत बार देखा है, मैक्सिमम देखा है कि तलबा कॉलेज में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, वहां जाकर डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट क्या बनना है, यानी इंस्टेंट डिसाइड करते हैं। पीछे से उनको पता ही नहीं होता है। काउंटर के ऊपर उनको बताया जाता है कि आपको एक मेजर बनना है, एक माइनर बनना है और सो एंड सो सब्जेक्ट बनने हैं। वहां रश होता है। टीचर जो बैठे होते हैं एडमिशन में, उनको होता है कि किसी तरीके से बच्चे को निकालो, क्योंकि एक बच्चे को 2 या 4 मिनट से ज्यादा देना एडमिशन में बहुत मुश्किल होता है कमेटी के लिए भी। लिहाजा आपको पहले रिसर्च करनी है कि आपको क्या सब्जेक्ट रखना है। सी गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स एंड कैरियर काउंसलर्स। अपने टीचर से प्लस टू जहां से करके जा रहे हैं, अपने टीचर से जरूर गाइडेंस लेके जाइएगा। और फिर अगर उससे मोर ओवर, अगर यू वांट टू डू समथिंग मोर, यू मस्ट कंसल्ट विद द काउंसलर्स, क्योंकि वो आपको पूरा बताएंगे कि आपका टेस्ट भी करेंगे, आपकी स्किल चेक करेंगे, आप किसमें एक्सेल कर सकते हो, उस पर आपको लेके जाएंगे। और फिर लैंग्वेजेस में अगर हम देखें, उर्दू के साथ हम माइनर पर्शियन जा सकते हैं, ट्रांसलेशन स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू को हम कामयाब बनाने के लिए, या पर्शियन को, या अरबी को, या हिंदी को, या संस्कृत को, किसी भी लैंग्वेज को कामयाब बनाने के लिए बहुत से तलबा को हमने पूछा, एमए लेवल के, पीएचडी लेवल के, कि क्या करने जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि हर इंसान सोचता है कि फलाना प्रोफेसर लगा था, मैं भी प्रोफेसर लगूंगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि प्रोफेसर तो बहुत बड़ी जॉब है, उससे भी अच्छी अच्छी जॉब है, लेकिन हमने आपको तैयार करना है। लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का आप माइनर या मेजर बनाते हो। अगर स्किल में आपके यहाँ ट्रांसलेशन मौजूद है तो जरूर ट्रांसलेशन में जाइएगा। अगर जर्नलिज्म मौजूद है तो उसके साथ जरूर जाइएगा, ताकि आप फायदा लें।
और बहुत सी पुरानी किताबें जो संस्कृत में है, फारसी में है या दूसरी लैंग्वेजेस में है, आप वहां से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ट्रांसलेशन में आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अरबी की बहुत सी किताबों को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैलीग्राफी आप सीख सकते हैं। अगर चाहे ये फन मर रहा है, कंप्यूटर का दौर आ गया है, लेकिन अगर किसी के पास आर्ट होगा तो यकीनन तौर पर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप दीजिएगा इजाजत। आप अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी तरह की दिक्कत होगी आप जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज।